नमस्कार। आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे हमारे आवारा गाय व नंदी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आजकल बहुतायत में हाईवे पे, बाजारों में और हमारी गौशालाओं में आवारा गाय बछड़े देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह है सर? क्योंकि वो अभी पशुपालक के लिए लाभ के नहीं रहे। लाभ के नहीं रहे मतलब वो जितना खाते हैं उतना उनको उत्पादन नहीं मिल पा रहा उनसे। अच्छा। तो इस वजह से तो इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव हैं, जैसे आजकल बछड़े सांड वगैरह हैं, ये इनका तो कोई उपयोग रहा नहीं, उनके खेती में भी नहीं रहा, ट्रैक्टर वगैरह नहीं, इन्होंने जो है इसकी जगह ले ली। और रही बात गाय और बछड़ी जो हैं, तो उनके या तो दूध कम रहा या फिर वो जैसे इनफर्टाइल हो गई, बांझपन की शिकार हो गई, और या बीमार रहती हैं या ऐसा है। तो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि दुग्ध उत्पादन की कमी की वजह से जो है वो निकाल देते। सर मान लिया कि हमारी जो देसी गाय हैं वो तो उत्पादन की कमी की वजह से वो निकाल देते हैं, लेकिन हमें आवारा पशुओं में विदेशी जो गाय हैं वो भी बहुतायत में देखने को मिल रही है। उसका क्या कारण है सर? हाँ, वो मैं बताता हूँ। उसमें उससे पहले मैं एक थोड़ी सी बात आपको और बताना चाहूँगा। हाँ जी। आपने जैसे अभी गायों की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आपने गाय के अलावा दूसरे किसी पशु को बाहर घूमते नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं सर, भैंस और ये तो दिखाई नहीं देती। हाँ, और इसको किसी को भी नहीं दिखा होगा। तो एक्चुअल में देखो, ये रहा हमारे जो पूर्वज जो थे, वो पुराने समय से जब हम बात करते हैं, तो जब हम सिविलाइजेशन में आए, यानी कि जब हम जंगलों से सिविल में रहने लगे और हमने पशुपालन जब प्रारंभ किया, तो गाय जो थी वो गाय को दूध के लिए पाला गया था। अच्छा। ठीक है ना। और दूध के लिए गाय को पाला गया था, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो सबसे बढ़िया दूध है ना आपके। हाँ, वो भी देसी मतलब गाय का। आप देखो कि बीमार अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको भी गाय का ही दूध बताया जाता है, या तो बकरी का या गाय का, है ना। और फिर दूसरी बात ये कि इसकी जो गाय जो होती है, गाय के हमारी जो देसी गाय विशेष तौर से, उस गाय के दूध की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि ऐसा दूध किसी भी पशु का और किसी भी कंट्री में नहीं है। हाँ, अमृत तुल्य बताया। अमृत तुल्य है। तो इसको माता का रूप दिया गया, क्योंकि जैसे माता जो है अपने बच्चे को दूध पान करती है, तो उस तरीके से कि भाई ये हमारी माता है और ये हमें दूध पिलाती है। हाँ, गौ माता। ठीक है ना। तो ये है, तो हिंदू धर्म में इसको विशेष तवज्जो दी गई, और इस वजह से कुछ नियम ऐसे बनाए गए कि भाई इसको हम माता है, ये हम इसको काटेंगे नहीं। हाँ, एक तो ये बाकी जो पशु हैं उनका मीट उपयोग में आता है, लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं उपयोग करते। लेकिन अब ये हमारी विडंबना है कि हम अपनी माता को जो है इस तरीके से छोड़ने पर विवश हो रहे हैं, क्योंकि ये आर्थिक युग है और सब लोग अर्थ की तरफ देखते हैं, और अर्थ की वजह से जो है इसको बाहर छोड़ दिया है। हाँ, अब मैं पूछूं, वो आप क्या पूछ रहे थे? मैंने ये कहा कि आपने कहा कि उत्पादन कम होने की वजह से पशुओं को बाहर निकाल देते हैं, तो उत्पादन कम देसी गायों का तो हो सकता है, लेकिन विदेशी गायों के लिए कहा जाता है कि उनका उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा है। वो भी हमें आवारा देखने को बहुतायत में मिल रही है। उसका क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसका कारण ये है, वैसे तो हमारी जो देसी गाय है ना, ये भी बाहर नहीं मिलती, है ना, और विदेशी गाय भी मिल रही है देखने को। तो दोनों में ही एक बड़ा जो कारण है, वो कारण है हमारे जो पशुपालक है ना, जो पशुपालक हमारे हैं उनमें जागरूकता नहीं है। अच्छा। जागरूकता का अभाव है। जी जी। और अगर जागरूक हैं भी तो उनमें ज्ञान का अभाव है। ओके। है ना। अब अगर इस पर हम अगर चर्चा करें कि अगर इसको हम मेंटेन करके रखते, जैसे अभी पहले सबसे पहले जब दूध की प्रॉब्लम आई थी तो विदेशी गाय को लाया गया था।
विदेशी गाय को जब लाया गया था तो जो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पहले से ही ये बताया था कि भाई ये जो होलिस्टीन जो गाय आप लेकर के जा रहे हो अपने कंट्री में, हम क्योंकि हमारे को प्रति पशु मिल्क बढ़ाना था, दूध उत्पादन बढ़ाना था, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन हमारे को क्वांटिटी बढ़ानी थी, बिल्कुल, ताकि सबको कुछ हिस्से में कुछ दूध आए। तो हमारी गाय के दूध बढ़िया था, क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी कम थी। तो उसको हमने क्रॉस ब्रीड का प्लान किया। तो क्रॉस ब्रीड का प्लान किया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जब जो होलिस्टीन है उस होलिस्टीन का 62.5% से ज़्यादा खून नहीं आना चाहिए अपने आने वाली गायों के अंदर। ये ब्रीडिंग पॉलिसी, हाँ, ये उसका एक पार्ट था। और उसके बाद में फिर ये था कि इसके साथ साथ ही हमारी जो मतलब अच्छी नस्लें हैं उनको भी हमें मतलब जो है आगे इम्प्रूव करना है। ओके। तो अच्छी नस्ल थी, जैसे मान लो कि किसी थारपारकर कोई गाय है तो उसको थारपारकर से कृत्रिम गर्भाधान करके और हम उसको थारपारकर में ही अच्छा उसको प्रोडक्शन पे ले आएंगे। ओके। तो ऐसे ही जो अपने जो और देसी गायें हैं, थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, राठी है ना, तो इनको हमें उन्हीं के सीमन को यूज करते हुए और उनकी ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुरूप उनको काम कर में लेना था। और ब्रीडिंग पॉलिसी में क्या है कि इनका एक वातावरण जो होता है ना, उस वातावरण के अकॉर्डिंग ब्रीडिंग पॉलिसी के अंदर ये मतलब किस एरिया में कौन सी नस्ल को बढ़ावा देना है, ये ब्रीडिंग पॉलिसी कहती थी। और कहाँ कहाँ हमें क्रॉस ब्रीड को लेकर के आना है, और क्रॉस ब्रीड को लेकर के आना है तो उसको कितना % तक लेके आना है, ओके, है ना, ये थी हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि पहले तो पशुपालक ने नहीं अपनाया कृत्रिम गर्भाधान को, और जब पशुपालक ने कृत्रिम गर्भाधान को अपनाया तो इतना अपनाया कि ब्रीडिंग पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई, मैं ये कहूँगा। अच्छा, है ना। कैसे हुआ कि ब्रीडिंग पॉलिसी थी वो सरकारी संस्थाओं तक सीमित। पशुपालक को जब ये समझ में आया कि भाई ये बछड़ी पैदा हुई है, इसको होलिस्टीन का सीमन लगाया और उसके बाद जो बछड़ी पैदा हुई, एक तो वो जल्दी से दूध में मतलब बड़ी हो गई, जल्दी मैच्योर हो जाती है। और कहाँ हमारी जो देसी गाय थी वो 3-3.5 साल पर जो जाकर के पहली बार प्रेग्नेंट होती थी, और ये 1.5 साल में प्रेग्नेंट हो जाती थी। इतना अंतर था। तो उस वजह से, और दूसरा फिर उनके दूध भी ज़्यादा था, तो इस वजह से उनके दिमाग में फिर इतना फीड हो गया कि मुझे होलिस्टीन ही चाहिए। हाँ, देसी को भूलने लग गए, या मुझे जर्सी चाहिए या होलिस्टीन चाहिए। तो वो देसी गाय को उसको होलिस्टीन का ही सीमन 100% का सीमन लगाते लगाते और उसको इतना अपग्रेड कर लिया उसको कि वो इसको लेकर के और 90% तक पहुंच गए, है ना। तो अब ऐसे जो पशु थे वो हमारे वातावरण में तो सुटेबल है ही नहीं उनके लिए। तो वो जो पशु हैं उनमें इनफर्टिलिटी के केस आने लग गए, बांझपन के केस आने लग गए। वो क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे थे तो पशुपालक को उनको खिलाने पिलाने की नॉलेज नहीं थी कि उसे क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए और उसको क्या क्या चीज़ की। तो वो प्रोडक्शन की वजह से जैसे दूध का उत्पादन ज़्यादा है और खाने में कुछ चीज़ों की कमी रह गई, तो उसकी वजह से उसमें बांझपन की फिर उसकी एक समस्या क्रिएट हो गई, या वो बार बार बीमार होने लग गई। तो इस वजह से, और दूसरा क्या है कि इसमें कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कृत्रिम गर्भाधान का है, उसका भी जैसे लक्ष्य रहता है, और भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो मतलब कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूरा कवरेज नहीं ले पाते, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ तो प्राइवेट सेक्टर पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो जो पशुपालक की डिमांड रही वही उन्होंने उनको सीमन उपलब्ध करवाया। मोटा मोटा हम अगर इसका देखें तो पशुपालक अगर खुद जागरूक हों और वो ये खुद चल करके कहें कि भाई मेरी ये गाय है, इस नस्ल की है और मुझे इस नस्ल का ही सीमन चाहिए, और सीमन भी अगर चाहिए तो मुझे इस बुल का नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंतः प्रजनन को अगर समझते तो अंतः प्रजनन को रोक पाते। तो कुछ वो अंतः प्रजनन की ऐसी समस्याएं भी कुछ रही। तो यानी विदेशी नस्ल में भी वही समस्याएं आने लग गई जो हमारी देसी नस्ल में थी, इसलिए वो भी आवारा पशुओं की तरह घूमती हुई हमें दिखाई देने लगी।
सर ये बात तो हमने मान ली कि गाय और बछड़ी जो है वो उनका उत्पादन कम होने की वजह से ये ऐसा हुआ। हाँ हाँ। लेकिन जो बछड़े हैं, नंदी जो हैं, उन उनको तो कोई उपयोग ही नहीं रहा अब। तो उनका क्या समाधान है? वो आवारा घूमते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल। हाईवे पे एक्सीडेंट भी होते हैं। हम्म। तो उनका क्या समाधान है? क्या कर सकते हैं कि वो आवारा नहीं घूमे, नंदी जो है हमारे? देखिए इसके लिए भाई सरकारें जो है अपनी व्यवस्था तो करती ही हैं, लेकिन मैं इसमें इसको ये नहीं कहूँगा कि ये 100% समाधान है। लेकिन मेरा इसमें कुछ एक सुझाव भी है। और सुझाव से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कितना भी कुछ भी करें, लेकिन अगर हम नॉर्मल जो प्राकृतिक जो नियम है उनके हिसाब से चलेंगे, तो प्रकृति का एक नियम है कि जितने बछड़े या बछड़ी जितने पैदा होंगे उनमें लगभग 50-50 का रेशियो रहता है। ओके। अब ये कैसे और कंट्रोल होता है और किस तरीके से होता है ये कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी जो विज्ञान है वो इसको इस तरीके से समझाती है कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, तो उसमें अगर मदर से एक्स क्रोमोसोम आते हैं और फादर से एक्स और वाई क्रोमोसोम आते हैं। ओके। तो वाई क्रोमोसोम जब चला जाता है मदर से, तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही आने हैं, लेकिन फादर से अगर वाई क्रोमोसोम चला जाता है तो बछड़ा पैदा हो जाता है, और एक्स चला जाता है तो बछड़ी पैदा हो जाती है। ओके। है ना। लेकिन ये होता है कि एक अगर हम किसी भी एक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम एक गांव की बात करें, चाहे हम एक शहर की बात करें, चाहे हम जिले की करें या स्टेट की करें, वहाँ लगभग रेशियो जो है वो 50-50 रहता है ना। तो 50% तो ये समस्या, सही बात है आपकी कि भाई ये समस्या है हमारे पास में कि 50% तो बछड़े पैदा होने ही हैं। बिल्कुल। है ना। और उनका क्योंकि उपयोग भी नहीं। हाँ। तो उसके लिए तो मैं एक सुझाव ये दे सकता हूँ कि ये पशुपालक अगर जागरूक हों तो आजकल सेक्स सॉर्टेड सीमन आता है, उसका उपयोग करें। सेक्स सॉर्टेड सीमन आपने टर्म यूज की सर, इसका थोड़ा सा बताएंगे कि क्या चीज़ है ये? हाँ, सेक्स सॉर्टेड सीमन का ऐसा होता है, देखिए कि जैसे अभी मैंने बताया कि फादर में जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होती है। तो एक्स क्रोमोसोम अगर जाता है तो उसके बछड़ी पैदा होगी। ओके। और वाई क्रोमोसोम जाता है तो बछड़ा पैदा होगा। ओके। तो आजकल ऐसी टेक्निक आ गई है कि जिसकी वजह से वो क्या है कि जब सांड से सीमन लेते हैं तो उसका एक्स और वाई क्रोमोसोम को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट करने का उनके पास में वो रहता है। हालांकि ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन मोर देन 90% एक्यूरेसी है इनके अंदर। और ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमन बोलते हैं, सॉर्टेड मतलब उसमें से शॉर्ट कर लिया उन्होंने, छांट लिया उसमें। एक्स और वाई को अलग अलग हाँ, कर लिया। वाई को अलग कर दिया और एक्स को रख लिया। तो अब एक्स ही जाना है, तो इसलिए उसमें बछड़ियाँ ही पैदा होंगी। तो 90% प्रॉब्लम तो हमारी जो है वहां पर सोल्व हो सकती है सेक्स सॉर्टेड सीमन से। अब बचे 10%, तो 10% के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम लोग अगर जैसे गवर्नमेंट की अभी जो एक योजना चलाई जा रही है इनाफ, ठीक है ना, तो इनाफ के तहत हम अपने गाय का रजिस्ट्रेशन करके और उसके बाद उसकी नस्ल सुधार कर देंगे ब्रीडिंग पॉलिसी के हिसाब से। उसे किस सांड से सीमन को यूज करना है, किस नस्ल का यूज करना है, उस चीज को अच्छे से समझ कर और फिर अगर हम उसका डाटा इनाफ के ऊपर रखते हैं तो हम 2-3 पीढ़ी के बाद में ऐसा होगा कि हम उनकी एक वंशावली तैयार हो जाएगी। ओके। वंशावली का मतलब ये होगा कि उस समय अगर कोई बछड़ा, मान लीजिए 3 पीढ़ियों का हमने एक हिसाब रख लिया, और फिर अगर उसके बछड़ा पैदा हुआ तो उस बछड़े के पैदा होने पर हम ये बता सकते हैं कि इसकी माँ के इतना दूध था, इसकी दादी के इतना दूध था, इसकी नानी के इतना दूध था और उसके पहले इतना दूध था।
तो वो जो मिल्क प्रोडक्शन है मेनली, जो हमने इसको गोवंश को मिल्क के लिए रखा है, क्योंकि बिल्कुल। कटने में तो कहीं जाती नहीं है, हाँ। मीट तो इसका यूज नहीं होता, हम्म। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखा है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हम पीछे वंशावली में हम जा इसकी निकाल सकते हैं कि भी ये इसका वंश रहा और उस वंश में इतना इतना दूध रहा। तो यानी ये एक उच्च गुणवत्ता वाली जो है वो नस्ल तैयार हो गई हमारे पास में, और उसका ये बच्चा हो गया। ठीक है, तो उस बछड़े को ब्रीडिंग के पर्पज से, प्रजनन के कार्य के लिए जो है उसको लिया जा सकता है, और उसकी पैदा होते ही उसकी कीमत अच्छी मिल सकती है। है ना। अगर कोई उसको पालना भी मान लो नहीं चाहे, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मतलब ब्रीडिंग फार्म चला रहे होंगे, हाँ। या जैसे कोई डेयरी फार्म चला रहे हो तो वहाँ ब्रीडिंग के पर्पज से एक अच्छे बछड़े को, क्योंकि वो भी अंतर प्रजनन नहीं हो, इसलिए हर साल उनको नया बछड़ा चाहिए होता है। तो ऐसी चीजें, तो उसके लिए वो लोग उसमें काम में ले सकते हैं ब्रीडिंग के पर्पज से, और या सीमन डिपो होते हैं वहाँ पर जो है वो लोग उनको खरीद सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पशुपालक भाइयों बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो ये आवारा पशुवंश हमें देखने को मिलता है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसमें मोटा जो निकल कर के आया है वो डॉक्टर साहब ये निकल के आया है कि सब जगह हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो जागरूक हो जाए। हाँ। और ज्ञान प्राप्त करें कि अंतः प्रजनन उत्पादन बढ़ाना है तो उसको इनाफ के ऊपर हमारा डाटाबेस तैयार हो। हाँ। और वो ये डिमांड करें कि ब्रीड हम सुधारना चाहते हैं तो इन ब्रीडिंग ना हो। यही आप ये बताना चाहते हैं? मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब कोई आपके कृत्रिम गर्भाधान के लिए आता है गाय में, तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कौन सा सीमन लगाना है। बिल्कुल। और आप चला करके उनको कहें, है ना। भाई मैंने देखो फील्ड में रहते हुए मैंने देखा है, हालांकि ऐसी बात नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, कुछ जागरूक भी हैं ऐसे। मेरे एक पशुपालक थे जिनको उनके पास में गिर नस्ल की गाय थी। और गिर का सीमन हमारे पास में उस समय अवेलेबल नहीं था। और उन्होंने अपनी गाड़ी भिजवा करके और उसके लिए स्ट्रा मंगवाई। तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रा है वो उसका चार्ज तो सिर्फ 30 रुपए था, लेकिन उस गाड़ी को 100 किलोमीटर भेज करके, यानी 100-200 किलोमीटर का अप डाउन हो गया, और उसके बाद वो 30 रुपए की चीज ला करके उसकी लगाई, क्योंकि उसको महत्व पता था। वो जागरूक थे पशु, वो जागरूक थे। हाँ। तो ऐसी जागरूकता हमारे पास होनी चाहिए कि हमें ये पता हो, ताकि हम उसके लिए एक अच्छी वंशावली, और अब तो अपने पास में एक बहुत अच्छा साधन आ गया कि भाई उसकी पहचान करके और इनाफ के ऊपर दर्ज करवा दिया, और इनाफ पे दर्ज करवा दिया तो वहां अपना रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, और कोई भी अपने रिकॉर्ड पे संशय नहीं कर सकता। देखो आप, हम अगर अपने हाथ से रिकॉर्ड बना करके रखेंगे तो उस पर कोई डाउट करेगा कि भाई इन्होंने तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना लिया होगा। लेकिन जो इनाफ के ऊपर दर्ज है वो रिकॉर्ड एक मतलब प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा जो है वो उस पर रखा गया है। और जो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जैसे स्ट्रा आ रही है, तो जो स्ट्रा वो यूज कर रहे हैं, जिस सीमन को यूज कर रहे हैं, तो उसका बुल नंबर उसके ऊपर चढ़ता है, तो उसमें पता रहता है उसकी, तो वहाँ वंशावली तैयार होती है उसके ऊपर। तो पशुपालक भाइयों, आपको ही जागरूक होने की आवश्यकता है। आप खुद डिमांड करें कि आपको किस तरह की स्ट्रा पशुओं में लगानी है, और इनाफ पे ही आप लोगों को अपने पशुधन को दर्ज करवाना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारा गोवंश, हमारे गाय माता भी लावारिस घूमती हुई नहीं पाई जाएगी, उत्पादन उनका अच्छा होगा। तो इसके लिए हमारा जो ये चैनल है पशुपालन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपने पशुपालन से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएगी, और आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे और इसके माध्यम से जागरूक भी हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।